नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक संसद का सब टॉपिक है। संसद का उप टॉपिक है लोकसभा की शक्तियां व कार्य। लोकसभा की शक्तियां व कार्य। लोकसभा की शक्तियां व कार्य का अध्ययन करेंगे। हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा है संसद में आज जो टॉपिक चल रहा है वो लोकसभा की शक्तियां और कार्य। इससे पहले हमने लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन किया था, क्योंकि संसद को हम राष्ट्रपति सहित दोनों सदनों को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। तो संसद का हमारा एक सदन है लोकसभा। लोकसभा भारत के जो दोनों सदन हैं, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उन 2 सदनों में सबसे लोकप्रिय सदन माना जाता है। क्योंकि इसको लोकप्रिय सदन माने जाने के 2 कारण हैं। एक तो इसका जो निर्वाचन है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। इसका जो गठन है, इसकी सीट का जो गठन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। दूसरा, इसलिए इसको लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि संसद द्वारा सीधा निर्वाचित किया जाता है। संसद द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। संसद के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा को इसलिए लोकप्रिय सदन मानते हैं क्योंकि एक कारण ये है कि इसके प्रत्येक सदस्य का चुनाव, प्रत्येक सीट का गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन का नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को प्राप्त होगी। अंतिम शक्ति लोकप्रिय भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा को राज्यसभा से सब स्थितियों में महत्वपूर्ण माना गया। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद में महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन हम निम्नानुसार कर सकते हैं। हमारा मुख्य टॉपिक है लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। पहला कार्य क्या है लोकसभा का? जैसा कि हमने बताया, लोकप्रिय सदन है। 2 आधारों पर लोकप्रिय सदन है कि इसका सीट का गठन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दूसरा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। तो पहला कार्य आ जाता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति। लोकसभा सदस्यों को कानून बनाने की महत्वपूर्ण शक्ति हासिल है। कानून बनाने की, विधेयक बनाने की महत्वपूर्ण शक्ति हासिल है। हालांकि भारतीय संविधान द्वारा कानून बनाने की 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान द्वारा कानून बनाने की 3 सूची है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 3 सूची है। 3 सूचियों में संघीय सूची पर जो कानून बनाने का सरकार संघ सरकार का है, राज्य सूची में कानून बनाने का सरकार राज्य सूची को है, समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती है। किंतु दोनों सरकारें कानून बना सकती है, किंतु दोनों सरकारों के कानून में अगर टकराव की स्थिति होती है, दोनों कानूनों की स्थिति में अगर दोनों विरोधाभास है, तो संघीय सूची का कानून
मान्य होता है, संज्ञा सूची का कानून महत्वपूर्ण होता है। इस आधार पर हमें लोकप्रिय संसद सदन लोकसभा को माना गया है। विशेष परिस्थितियां जब आती है, चाहे धारा 352 के तहत आपातकाल है, चाहे धारा 356 के तहत आपातकाल है, चाहे वित्तीय आपातकाल है या अन्य विध्वंसक गतिविधि है, ऐसी जब विशेष गतिविधि आती है तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य संसद का हो जाता है। यदि संविधान के द्वारा साधारणतः जितने भी अवित्तीय विधेयक है उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा को समान कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों सदनों में एक किसी भी सदन द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं। दोनों सदनों में पारित होने पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगुनी से अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छा अनुसार हो जाता है। इस प्रकार क्योंकि जब लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, दोनों सदनों में कानून बनाने का विरोधाभास होता है, तो दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की जाती है। दोनों बैठकों की संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जस्ट दुगुनी होने से महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है और वो कानून लोकसभा की इच्छा अनुसार बनता है। इस प्रकार कानून निर्माण करने की अंतिम शक्ति लोकसभा और राज्यसभा साधारण वित्तीय विधेयक में 6 महीने तक रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। साधारण जो अवित्तीय विधेयक है उसको राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार कानून बनाने के मामले में हमारे लोकप्रिय सदन निम्न सदन लोकसभा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके 3 कारण हो जाते हैं। एक तो उसका गठन है, वो जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से दुगुनी होती है। ये है हमारे कानून बनाने की शक्ति। दूसरा आता है वित्तीय शक्ति, यानी बजट से संबंधित क्या स्थिति है। वित्तीय शक्ति, बजट से संबंधित लोकप्रिय सदन को, लोकसभा को क्या स्थिति है, क्या पावर है। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है। भारतीय संविधान द्वारा जो पैसे के लेन देन से संबंधित स्थिति है, हमारी बजट से संबंधित स्थिति है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत ही गौण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 के अनुसार या 109 इस बात को निश्चित करता है कि वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक की सीधी सी बात यह आ जाती है कि अवित्तीय विधेयक में तो दोनों की स्थिति बराबर होती है, परंतु वित्त विधेयक तो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद ये जो कानून है ये राज्यसभा के पास भेजे जाते हैं। राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वित्त विधेयक की प्राप्ति के तिथि के 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि वित्त विधेयक प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर लोकसभा सिफारिशों या बिना सिफारिशों सहित वित्त विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा उस विधेयक को लोकसभा को 14 दिन में नहीं लौटाती है तो वो विधेयक पारित मान लिया जाता है। बिना निश्चित अवधि के बाद वार्षिक बजट
अनुदान की मांगे भी लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत रखी जाती है। इस प्रकार समस्त व्यय देने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है, वित्त देने का अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। तीसरा है कार्यपालिका के नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका के नियंत्रण की शक्ति, कार्यपालिका के नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर लोकसभा और राज्यसभा किस प्रकार नियंत्रण करती है? भारतीय संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था की कल्पना की गई है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इससे हमारी संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सारे संसद के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, यानी जब तक लोकसभा में सरकार के पास विश्वास प्राप्त है तब तक मंत्रिमंडल, मंत्री के लोग मंत्री रह सकते हैं। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसद के सदस्यों की सरकारी नीतियों या सरकार के कार्यों के संबंध में पूरक प्रश्न पूछ के उसकी आलोचना करके, निंदा प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास पारित करके, वॉकआउट करके, संसद का बहिष्कार करके, इस प्रकार से संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव पारित करके, किसी सरकारी विधेयक में ऐसा कोई संशोधन करके जिसमें वह सहमत न हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह काम रोको प्रस्ताव पास करके सरकार की गलत नीतियों पर प्रकाश ला सकती है। अंतिम रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न पूछ के, वॉकआउट करके, निंदा प्रस्ताव करके, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, काम रोको लाके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब व्यवस्थापिका को, संसद को ये लगता है कि सरकार कार्य ठीक से नहीं कर रही है तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका और मंत्री परिषद को अपने पद से हटाया जा सकता है। अब तक लोकसभा ने इस प्रकार से 6 सरकारों को गिराया है। 6 सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ है। देसाई मंत्रिमंडल जुलाई 1979, वीपी सिंह मंत्रिमंडल नवंबर 1990 में, चंद्रशेखर मंत्रिमंडल मार्च 1991 में, वाजपेयी मंत्रिमंडल 1996 में, देवगौड़ा मंत्रिमंडल 1997 में और गुजराल मंत्रिमंडल 1997 में। ये जो स्थितियां थी, इन स्थितियों में लोकसभा में बहुमत पारित न होने के कारण मंत्रिमंडल को, कार्यपालिका को त्याग पत्र देना पड़ा था। अप्रैल 1999 में भी वाजपेयी सरकार को लोकसभा में विश्वास पारित न करने में असफल रहा और उसे त्याग पत्र देना पड़ा। कार्यपालिका के नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, वित्त आयोग, भाषा आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग आदि की रिपोर्ट पर विचार करती है। इस प्रकार कार्यपालिका पर संसद अर्थात विधायिका व्यवस्थापिका नियंत्रण करती है। नंबर 4, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। कोई भी कानून संसद को ऐसा लगता है, संसद को ये लगता है कि यह कानून, इस कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है, इस कानून में संशोधन किया जाना महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा उस कानून में संविधान संशोधन कर सकती है। जहां तक लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर संविधान में संशोधन, परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद
368 के अनुसार 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद द्वारा किया जा सकता है। उसी अनुच्छेद में इसकी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार संविधान में कानून में संशोधन किया जा सकता है। जिस संविधान के संशोधन में अपनाना होगा जो प्रक्रिया अपनाई गई है। संविधान के संशोधन के समय में लोकसभा और राज्यसभा के लिए स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों से प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा कि जब संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित कर दें। संविधान के अधिकांश संशोधन में अकेली संसद द्वारा ही परिवर्तन लाए जा सकते हैं। केवल कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आद्य राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है, जो भाषा से संबंधित है, राज्यों के आकार से संबंधित है, इस प्रकार से जो राज्यों से संबंधित है। भारतीय संसद की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पिछले वर्षों में बहुत कुछ विवाद का विषय रही है। इस प्रकार के विवाद का एक बिंदु यह रहा है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला संविधान संशोधन कानून ला सकती है या अथवा नहीं ला सकती। 1951 से 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में संसद की इस शक्ति को स्वीकार किया था, लेकिन 27 सितंबर 1967 को गोलकनाथ विवाद में बहुमत से निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद कोई भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम कर सकता हो। 1971 में 24वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर गोपालनाथ विवाद सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया और 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन 23 अप्रैल 1973 को ऐतिहासिक निर्णय में इसे वैध घोषित किया गया। लेकिन इसके साथ ही यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे या उसके आधारभूत स्वरूप को बदल दे या नष्ट कर दे। ये है संविधान संशोधन की शक्ति जो राज्यसभा और लोकसभा को संसद में समान है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है। 1952 से 1965 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित भी सुप्रीम कोर्ट संसद के पक्ष में निर्णय करता रहा, किंतु 27 फरवरी 1967 को यह निर्णय लिया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमारे जो मौलिक अधिकारों हैं उससे संबंधित संसद संशोधन नहीं कर सकती, उसे कम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है 5 नंबर, निर्वाचक मंडल के रूप में क्या है? निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचन मंडल का मतलब संसद किस किस का निर्वाचन करती है? लोकसभा किन किन का निर्वाचन करती है? निर्वाचन मंडल लोकसभा किन किन लोगों का निर्वाचन करती है? लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 में यह बात निश्चित की गई है। अनुच्छेद 54 में यह बात निश्चित की गई है कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य मिलके निर्वाचक मंडल के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। निर्वाचन मंडल के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघीय सरकारों के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ये सब मिलके अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और अनुच्छेद 66 के अनुसार राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य मिलके
राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यानी निर्वाचन मंडल के रूप में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ फर्क यही है, अंतर सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य और संघीय सरकारों के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा और संसद लोकसभा के साथ मिलकर। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 66 के अनुसार सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के रूप में लोकसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट अच्छा नंबर, जनता की शिकायतों का निवारण। जनता की शिकायतों का निवारण। जनता की शिकायतों का निवारण। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार, भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण और कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। सैद्धांतिक अध्ययन में यह स्थान, सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप से वही कार्य करती है क्योंकि उन्हें जनता के सामने निर्वाचित होने के लिए जाना होता है। नंबर 7, विविध कार्य। विविध कार्य, इन कार्यों के अलावा और कौन से कार्य हैं? विविध कार्य मतलब इन कार्यों के अलावा और कौन से कार्य हैं? जैसा हमने अध्ययन कर लिया, कानून बनाते हैं, बजट पारित करते हैं और बजट पारित के बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं? प्रश्न पूछ के, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इस प्रकार से अंतिम जो शक्ति है, विश्वास की है, संविधान संशोधन की है, निर्वाचन मंडल के रूप में है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में है, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन। जनता की शिकायतों को लोकसभा के सदस्य ये चाहते हैं कि जनता की सरकार, जनता का कोई भी नीति कानून बनाते समय जनता की भावनाओं को देखे। इसी प्रकार 7वां जो विविध कार्य है, इन कार्यों के अलावा विविध कार्यों में नंबर 1 कार्य हमारा आता है, मुख्य जो कार्य आता है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा राज्यसभा लोकसभा हटा सकती है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हटा सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 2 नंबर आता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा से इसका अनुमोदन आवश्यक है। तीसरा है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलके, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलके सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। और नेक्स्ट है, संकट काल की घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर संसद को स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा संसद से संकट काल की घोषणा स्वीकार कराना आवश्यक है, संसद से घोषणा का प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है, अन्यथा 1 महीने में स्वतः ही संकट काल की घोषणा समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, वो लोकसभा संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। इस प्रकार से हमने लोकसभा की शक्तियों का और कार्यों का वर्णन किया। नंबर 1, विधायी अर्थात कानून बनाने की शक्ति, वित्तीय अर्थात बजट या पैसे के लेन देन से संबंधी शक्ति, कार्यपालिका के नियंत्रण की मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण करने की, संविधान संशोधन की अनुच्छेद 368 के अनुसार निर्धारित की जाती है। निर्वाचन मंडल के रूप में लोकसभा के सदस्य कहाँ निर्वाचन मंडल के रूप में भाग ले सकते हैं? अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति।
जनता की शिकायतें, विविध कार्यों में हमने 5 कार्यों का बात की, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव पारित करने, लोकसभा मिलकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट पर महाभियोग लगा सकती है, और संकट काल की घोषणा के 1 माह में लोकसभा में बजट उसका प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है, अन्यथा 1 महीने में स्वतः ही वो संकट काल की घोषणा खत्म मानी जाती है। और जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, उस क्षमादान की शक्ति को संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।